बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शुमी खुशी बरजा विबाद मैं बलूच कौम मैं बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल का अमानी अवार वश विबाद खुशबा शुगरंज विबादा शुमारा कदी घर में ग्वाद मलागाद हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा विबादे अल्लाह पाक के रहमत शुमिसरा अंचो नाजिल विबाद अंचो नाजिल विबाद के नूदा निशंस अमाम मर्दम के नादरा अल्लाह पाक ऐ सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमाम मर्दम की जीड़हानी दीमपानी कन गया अल्लाह पाक ऐ जीड़हा सुता अलास का आमीन 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 सुम्मा आमीन मैंने वशी वशी गोले चारों का ने यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचु की शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलोच गोले चारों का मैं मर्ची की मरागश बाज खास ही मैं दूर से मरागश मर्ची खास बा मैं भले मर्ची की मरागश खास कर जाल बोलानी वास्ते और जो अस्ती जाल बोलानी अलावा दूर से मर्दमानी वास्ते भले खास कर जाल बोलानी वास्ते शुमा एक चीज़ गेंदे कहता कि मनी जो अस्ती लेफ्ट साइड दिले जागे दे लगे था ये गुलाबी कलर रिबिन ये रिबिन जने के छे वजाएं दूर से बाजी मालूकाना कबरी के ये जो अस्ती मने गुलाबी कलर रिबिन लगे था ये रिबिन जो अस्ती अक्टूबर माया बाजी चिगोशंते रूचा मर्दम ए रिबिन जनंती रिबिन जनगे चे मकसदी और ए रिबिन ची निशानी चे वजह ए रिबिन जना और मर्ची में कोजाम रोचा सेलिब्रेट कनगे होती मर्ची की मरागश दुका ए दुरसी चीज शुमारा चिगोशंती खबर कपा भले शुमा कली कम वो इंतजार बेकनेता सजना चे पहला अक्टूबर माया अगर मैं गब बिजनी अक्टूबर माया शुमा बेचारेता बाज़ी सेमिनार्स बा मर्दमाना लगे था पिंक रिबिन मर्दम वाइट ड्रेस को राखना मर्दम पिंक ड्रेस को राखना बाज़ी जागे मर्दमाना अगर मोशे त्योगे मुल्का मोशे अक्टूबर माया अगर मैं बोशे त्योगे मुल्का पिंक डे अगर मैं बोशे सेलिब्रेट कनक बैठी शी एक डे मुकर्रर है भले चूँकि मर्दम बाज़ी जोता है रोचा ही रोचा सेलिब्रेट करना ये रोज चाहिए इशिया में मर्ची के गेस्ट मारा गुशी थी कि ये रोज चाहिए माशा मारा बिल्कुल भी ना गुशा कि मैं मर्ची को जाम रोच होती मरागशत का सेलिब्रेट करेंगे और मैं मर्ची की गेस्ट एक शुमा पहला भी मिल लेते गए यकरंदी पता शुमार मर्ची की गेस्ट एक मिल नहीं मैं मर्ची की गेस्ट एक डॉक्टरी जो अस्ती आई मश में हम इंट्रोडक्शन करवाने शुमा ये पहला भी चाहता जो मैंने मरागशात का यकरंदी पता मर्ची मैंने मरागशात का छिया मर्ची की मैं मरागश खास गोले मगोशा के ये खासियत मर्ची के रोचे हमें डॉक्टर ही हमारे सरपदी दात का गोड़ा गोले चारों का बे देले जोला के अच्छी वशत करें मर्ची की मैं मरागा शेदू का डॉक्टर निदा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है इंट्रोडक्शन में इन्हें इंट्रो दिया शायद आपको समझ आएगा मैंने क्या दिया कि आज जो हमने पिंक जो है ये रिबन लगाई हुई है इसका क्या मकसद है क्यों लगाया और कौन सा डे हम सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी हमारी डॉक्टर साहिबा हैं जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आई थी और आज खुसूसन वो डे हम सेलिब्रेट करें जिसके लिए ये हमारे पास आई हैं और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हमारे प्रोग्राम में। अब आप हमें बताएं कि ये आज हमने रिबन लगाई हुई है इस रिबन का क्या मकसद है और हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्टूबर का मंथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है और ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है वो इसी कैंसर से है, तो इसीलिए अक्टूबर को ख़ास कर इस महीने के लिए फ़िक्स किया गया अक्टूबर का मंथ फॉर ब्रेस्ट कैंसर और इसको हम इसी तरीके से सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कह लें आप करते हैं ताकि हम औरतों में आगाही दे सकें कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किस तरह का मर्ज़ है, कैसे इसकी तशख़ीस की जा सकती है। तो उसको हम पिंक रिबन आई थिंक औरतों का पसंदीदा कलर भी होता है पिंक और इसको एसोसिएट करते हैं पिंक कलर को औरतों के साथ, तो इसीलिए इसको हम पिंक रिबन जो है वो इसमें पिंक रिबन डे पिंक रिबन फाउंडेशंस भी हैं बहुत सारी जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम कर रही हैं, तो इसलिए हम जो है वो इसको पिंक रिबन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोले चारों का जो शुमा इश्क़ मैं डॉक्टर साहिब हमारे सरपदीदार के मर्ची माँ सेलिब्रेट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करेंगे और हमें बाबता में जाता ये गुलाबी कलर पिंक कलर रिबिन जो डॉक्टर साहिब वशी गोशी बाजी जो अस्ती जाल बोलानी पसंदीदा कलर पिंक की और वो अस्ती वाले मोगोशा के ये पिंक एक सॉफ्ट और मोशा पिंक और एक वाइट कलर
पीस निशानी दंती, सुकून निशानी दंती और पमिश्का ये रिबिन हम जाता और जो के गोश्ते की मर्ची जो अस्ती सरपदिये रुचि अवेयरनेस दे के रुचि गोड़ मर्ची शुमा मनी मरागा शब बिनिंदे बेचारेता खास कर जालबोल मनी मरागा शब बेचारा चाहिए कि मर्ची की मैं पूरे मरागा शुमे वास्ते मई ना गुशा के जो अस्ती ब्रेस्ट कैंसर छाती कैंसर काली जाल बुलाना बेती मर्द हजराताना भी बैती बले हस्ती के अगर माँ स्त्रिया बेचारी माँ रिकॉर्डा बेचारी ज़्यादातर जार बोल ये चीज़ें आमा अच्छा निगोड़ा मोती मरागश पदा दीमा बरी और माँ गोशी के मर्ची की मन अमी लोटा के मर्ची में खामोश में और अमी चो अवेयरनेस अस्ती ब्रेस्ट कैंसर या वाली अच्छी मनी डॉक्टर जो डॉक्टर निदा में कर निश्ता आज हमारा सरपदी विदा मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि आज मैं पूरा दिन खामोश बैठूं और आपको पूरा प्रोग्राम दे दूं कि आप ही अवेयरनेस दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस हम सब के लिए, ख्वाह वो ख़वातीन हो, ख्वाह वो मर्द हज़रात हो, ख्वाह वो बच्चे हो। तो प्लीज़ आप स्टार्ट करें। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में यही है कि हम इस पर फिर टॉपिक वाइज बात करते जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का फ़ायदा क्या है और दूसरी भी कैंसर्स हैं तो उनकी अवेयरनेस तो हम इतनी नहीं देते जितनी हम ब्रेस्ट कैंसर की देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल, सबसे पाया जाने वाला कॉमन कैंसर। दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें जितनी जल्दी तशख़ीस होती है, अर्ली डिटेक्शन, उससे इसके 90% बचने के चांसेस, 90% नॉर्मल जैसी ज़िंदगी है। तो अर्ली डिटेक्शन फ्रॉम ट्रीटमेंट इसका मेन हमारा मोटो है औरतों में अवेयरनेस देने का, ताकि वो अगर उनकी छाती में कोई भी गिल्टी वो महसूस कर रही हैं तो उसको वो फ़ौरन जाकर अपने डॉक्टर को बताएं। अब वो गिल्टी महसूस कब करेंगी? जब वो रेगुलर अपनी छाती का मुआयना करेंगी। अगर उनको मालूम ही नहीं होगा कि छाती का मुआयना कैसे होता है या ऑलरेडी उनकी छाती में कोई गिल्टी है जो कि या कोई नई गिल्टी एकदम से आई है, तो जब तक उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि छाती में की साख क्या है और कैसी है, तो वो नई गिल्टी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो यह है कि ब्रेस्ट सेल्फ स्क्रीनिंग, अपना मुआयना खुद करना, सेल्फ एग्जामिनेशन। उसमें हर औरत को चाहिए कि वो महीने की कोई भी तारीख़ अपने लिए मुकर्रर करे और उसमें अपनी छाती का मुआयना करे। मुआयने की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं और इसमें कोई बहुत ख़ास कोई टेक्निक नहीं है, बस आपको अपने हाथ से अपनी छाती का मुआयना करना होता है। और कोई भी गिल्टी, जिल्द पर कोई भी तब्दीली, कोई भी किस्म का डिस्चार्ज, किसी भी किस्म की जिल्द की तब्दीली से मतलब है कि अगर आपको कोई भी सुर्खी, आपको लगे कि कोई भी स्किन अंदर की तरफ गई है या आपका जो निपल एरियोला है वो अंदर की तरफ गया है, बगल में कोई भी गिल्टी, एसिमेट्री यानी अगर आपको लगे कि आपकी एक छाती दूसरी छाती का शेप थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है, तो ये सारे चेंजेस अगर आप कभी भी महसूस करें तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, अब इसके अंदर ये कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर कैंसर में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो छाती का कैंसर है उसमें बड़े ख़ास रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रन करता है तो उस फैमिली के अंदर 5% रिस्क ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल फैमिलीज़ जिनमें ब्रेस्ट कैंसर ना हो। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर 9 में से एक औरत को अपार्ट फ्रॉम फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर होना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई इसका इंसिडेंस है औरतों के अंदर। तो जहाँ हमने फैमिली हिस्ट्री की बात की तो 5% उनमें ज़्यादा रिस्क है। अब किस तरीके से ये डायग्नोज किया जाए कि अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रन कर रहा है तो आपको भी होगा, तो उसमें ये कि हमारे पास जेनेटिक टेस्ट जीन टेस्टिंग होती है, जो कि यहाँ पे आई थिंक सिर्फ आगा खान में फैसिलिटी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में है तो उसको करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उसके बाद इलाज क्या है। तो अगर ये कि पहले से ये डायग्नोज हो जाए कि आपके पास वो जीन्स है BRCA1 BRCA2 जो इसकी जीन्स है वो पॉजिटिव है, तो क्लोज सर्विलियंस यानी जल्दी अल्ट्रासाउंड या मेमो का कराना, और अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम छाती की गिल्टियों को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो क्लोज सर्विलियंस, उससे क्लोज ऑब्जर्वेशन में फिर आपको मरीज़
रहेगा अगर उसके अंदर BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है। तो एक बात तो ये हो गई फैमिली हिस्ट्री की। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट हो गई कि जितनी भी एक औरत की माहवारी साइकिल से उसका ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, यानी कि अर्ली मेनार्की माहवारी का जल्दी होना, लेट मेनोपॉज माहवारी का देर तक रहना, जितना भी साइकिल्स के साथ उसका एक्सपोजर रहेगा तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कभी बच्चे ना होना, उतना ज़्यादा साइकिल्स रहेंगी एक्सपोज ना, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी, साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स कम नहीं होंगी, तो फिर वो ज़्यादा एक्सपोज रहेगा। तो इसी तरीके से वो ज़्यादा एक्सपोजर। फिर कंसीविंग एट लेट एज ना, यानी कि अगर आप 30-32 साल की उम्र के बाद कंसीव कर रहे हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा दूध अगर आप अपने बच्चे को नहीं पिला रहे तो वो हर तरीके से नुकसानदेह है, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो किस तरीके से कि इसके इस्टेब्लिश रूल है कि इसका ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा रेट देखा गया उन औरतों में जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती। उसके अलावा किसी भी किस्म की हार्मोनल थेरेपी किसी भी अगर मेडिकल कॉज की वजह से भी ली गई है तो वो हार्मफुल है और वो ब्रेस्ट कैंसर करा सकती है। कॉन्ट्रासेप्शंस या छाती में किसी किस्म की भी रेडियोथेरेपी का लगना, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि 10 से जो जिनका जेनेटिकली नहीं है, एक ख़वातीन हो, खातून हो, लड़की हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो फिर उसका इलाज किस तरह से होगा अगर वो जेनेटिकली ना हो? अगर जेनेटिकली ना हो तो जाहिर सी बात है कि आजकल स्क्रीनिंग मैमोग्राम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें ये कि वैसे 50 साल की उम्रों के बाद की औरतों को या कम से कम 45 साल के बाद जो है वो औरतों को कहा जाता है कि अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराएं। स्क्रीनिंग मैमोग्राम छाती में पाई जाने वाली गिल्टियों को 2 साल पहले डिटेक्ट कर लेता है, जबकि वो आप हाथ से फील करें। तो उसमें ये कि जिस तरह से बार बार मैंने बताया अर्ली डिटेक्शन, जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। दूसरा ये कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से आप जल्दी डिटेक्ट कर अपना ट्रीटमेंट अच्छा करा सकती हैं। तो ये उन औरतों के लिए कि जिनकी फैमिली में रन नहीं करता, लेकिन अल्लाह ना करे उनको हो जाए, तो फिर वो इस तरीके से एक नॉर्मल औरत भी अपना एग्जामिनेशन करके, या अगर आप 40-45 साल की उम्र के बाद हैं तब भी एग्जामिनेशन प्लस मेमोग्राम के ज़रिए आप ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अपना करा सकती हैं। मैम, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस साल पाकिस्तान में ये जो है ब्रेस्ट कैंसर की शरह कम हुई है या इसमें इजाफा हुआ है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस देने के बावजूद भी इसकी शरह बढ़ती जा रही है। एशिया में पाया जाने वाला पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रेशो है ब्रेस्ट कैंसर का, और ऑब्वियसली फिर उसी तरीके से सबसे ज़्यादा डेथ्स भी पाकिस्तान में है। अब नो डाउट एक शर्म और का फैक्टर हमारे मुल्क में है, हमारा दीन भी हमको शर्म हया के बारे में बोलता है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो ऑब्वियसली जबकि आपके पास फीमेल सर्जन्स मौजूद हैं जो कि ब्रेस्ट को आराम से एग्जामिन कर सकती हैं, आपकी तशख़ीस कर सकती हैं और आपका इलाज कर सकती हैं। फ्रॉम A to Z एक ब्रेस्ट सर्जन आपके पूरे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकती है। अगर आपको फीमेल रेडियोलॉजिस्ट चाहिए हो, फीमेल कीमोथेरेपी के लिए आपको चाहिए हो, या फीमेल सर्जन चाहिए हो, तो पाकिस्तान में हर सिटी में हर फीमेल मौजूद है। तो इसमें शाइनेस की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जाएं, और अगर आप कोई भी चीज़ फील करेंगे अपनी छाती में तो आप ज़रूर जाकर अपने डॉक्टर के पास मुआयना कराएं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर से अमवात होती है? बिल्कुल होती हैं। वही बात है कि अगर स्टेज 4 में इसको डायग्नोस किया जाए तो सबसे ज़्यादा शरह तब बढ़ जाती है अमवात की। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनमें स्टेज 1, 2, 3, 4 हमारे पास हैं। तो उसमें स्टेज 1 में 90% प्रोग्नोसिस, स्टेज 2 में 70%, स्टेज 3 में 50% और स्टेज 4 में 30 या 20 से कम फीसद जो है वो प्रोग्नोसिस है इसका। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन होगी तो अमवात बहुत कम, इसके मौत का डर बहुत कम है इसके अंदर। लेकिन जितनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा कैंसर फैलता जाएगा, जिसमें एक कैंसर का जिल्द पर आ जाना एक बहुत ही बुरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। कैंसर का बगल के अंदर चला जाना बहुत बुरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। जिगर, फेफड़े, दिमाग या हड्डियों में कैंसर का चला जाना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर ही? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये फैलता है
तो हड्डियों के अंदर, जिगर के अंदर, फेफड़ों के अंदर और इसको दिमाग ज़रा के आप अंदर। सही तरीके से डिफाइन करें, मैं समझ नहीं पा रही। मतलब छाती का कैंसर फैलना शुरू कर देता है? बिल्कुल, जब छाती में कैंसर हो और अगर उसकी तशख़ीस ना की जाए और शर्म हया के बिना पर उसको ना बताए, तो वो कैंसर ना सिर्फ छाती के अंदर बढ़ता है बल्कि खून के ज़रिए वो पूरे जिस्म के अंदर फैल जाता है, जिसमें हड्डियों के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जिगर के अंदर और दिमाग के अंदर, मतलब डिफरेंट जगहों पे वो फैल जाता है। तो इसीलिए जब हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं तो यूजुअली हमें साथ में बगल की गिल्टियाँ भी निकालनी पड़ती हैं। तो यही इसका जो है वो रास्ता होता है कि खून में और लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलता है। तो ये स्टेज जो लास्ट होता है उसमें यूजुअली ये फैला हुआ हमारे पास आता है और जिसमें फिर हमारे पास ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल भी नहीं होता। सर्जरी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस साल कितने अमवात हुए ब्रेस्ट कैंसर की वजह से? मोर देन 36,000 जो कि रिपोर्टेड है, और बल्कि इससे ज़्यादा जो हैं वो कुछ तो रिपोर्टेड भी नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो वो अगर देही हिला के हम देखें तो वहाँ पे इस तरह के केसेस रिकॉर्डेड नहीं होते। तो जैसे आप लोग किस तरह से ट्रीट करते हो? अगर कोई पेशेंट आपके पास आए, वो फर्स्ट स्टेज में हो, तो आप लोग उसको किस तरह से समझाते हो? अमूमन लोगों की ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो नॉर्मली ये समझते हैं कि दाना हो गया, हम इसको पीप निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा, और वो हकीम वगैरह इस तरह जो है वो होम्योपैथिक के पास चले जाते हैं इसको ठीक कराने के लिए। तो आप उसको किस तरह से समझाते हो? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे पहले तो उनका आपके पास ओपीडी में आना वो एक बड़ा मुश्किल मरहला उनके लिए होता है। उसके बाद अगर आप उनको समझा भी दें कि आपको ये है और इसकी तशख़ीस है, हमने ये किया। जब हमारे पास मरीज़ क्लिनिक में आते हैं तो 90% तक हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गिल्टी किस नौइयत की है, कैंसर की गिल्टी है या बेज़रर गिल्टी है। तो उसके बाद फिर उसको आगे लेकर चलना मरीज़ को, इसमें एक चीज़ होती है ट्रिपल असेसमेंट, जिसमें हमें सबसे पहले मरीज़ की हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ ये कि उसको अगर हमें अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम के लिए भेजना है, और तीसरी चीज़ जो है वो हमें उसको फिर कोई भी बायोप्सी अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है, तो ट्रिपल असेसमेंट का वर्ड इसके अंदर आता है। अगर ओपीडी तक मरीज़ आपके पास आ भी गया, हिस्ट्री दे दी, एग्जामिनेशन करा भी लिया, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए मनाना, बाकी सर्जरी के लिए तो आगे चल के मनाना, वो सारी चीज़ें फिर बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होती हैं। तो एक तो ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़ उस मरीज़ के लिए, उसके घर वालों के लिए, सबको ये चीज़ एक्सप्लेन करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट जो है वो हमारे लिए भी सिनेरियो है। मरीज़ जो है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा दम दुरूद होम्योपैथिक हकीमों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता कि मामूली बीमारियों को तो एक वक्त को चलो आप उनके पास जाते रहें, लेकिन ये चीज़ जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा फैलेगी और उतना ज़्यादा उससे आपकी जान को फिर ख़तरा है। तो इस चीज़ के लिए फिर उनको प्रिपेयर करना वाकई बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ओपीडी तक आकर अल्ट्रासाउंड मेमो भी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद लॉस टू फॉलोअप हो जाते हैं, और फिर कभी कभार 6-6 महीने बाद कैंसर पूरा फैलाकर हमारे पास आते हैं। और उस वक्त हमें भी बड़ा दुख होता है कि एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ जो थी, जिसका बड़े आराम से इलाज मुमकिन था और मरीज़ बहुत नॉर्मल जैसी ज़िंदगी गुजार सकता था, उसको वो बिल्कुल अनट्रीटेबल बनाकर हमारे पास आए हैं। अच्छा मैडम निदा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आपके पास आए तो वो स्टेज फर्स्ट पे हो, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट के दौरान वो ट्रीटमेंट छोड़ दे या वो हकीम वगैरह के पास चले जाए और देन वापस आपके पास आए वो बिल्कुल ख़राब हुआ हो? बिल्कुल मेरे पास मैं एक फ़ीमेल को नहीं भूलती, और हमें कुछ पेशेंट्स हमेशा याद रहते हैं अपने, क्योंकि एक मेरे पास फ़ीमेल आई थी व्हेन आई वाज इन माय ट्रेनिंग इन JPMC। तो बड़ी यंग फीमेल थी और न्यूली मैरिड थी, और उसको उस वक्त सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर लम था, और वो मेरे पास आई और मैंने उसको उसी वक्त बोला कि देखो तुम्हारी गिल्टी मुझे ख़तरनाक लगती है और तुम्हें बायोप्सी करानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके दोबारा आऊँगी। और मुझे याद है कि जब वो 6 मंथ्स बाद आई तो वो मेरे पास बोन पेन के साथ आई थी। बोन पेन का मतलब ये कि उसकी हड्डियों में फैल चुका था कैंसर, और वो मुझको ऐसा लग रहा था कि वो 20-25 साल की लड़की जो है वो उस वक्त मुझे वो 50-60 साल की लग रही थी। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट हर। और वो पूरे बोन मेट्स के साथ मेरे पास आई थी, और बहुत दुख भी मुझे हुआ था, बहुत गुस्सा भी आया था। उसके हस्बैंड और उसका भाई उसके साथ थे, मैंने उन्हें बड़ा डांटा भी था, लेकिन देयर वाज नो पॉइंट। और ट्रीटमेंट फिर तो सिर्फ हम उस वक्त फिर सब ट्रीटमेंट जो होता है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मरीज़ को दर्द है
तो उसके दर्द को ख़त्म करना और उसको एक आराम देना कि वो आराम से मर सके, इन शॉर्ट कि उसकी मौत जो है वो आराम से हो सके। मतलब उसका इलाज बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था? उस वक्त तो फिर इलाज स्टेज 4 पर तो फिर ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट है कि आपको पेन को ट्रीट करना होता है। तो वो जैसे ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, फिर वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकती है इस पेन के साथ? इट डिपेंड्स कि मेटास्टेसिस कितना है। अगर बहुत एक्सटेंसिव मेटास्टेसिस होता है तो आई थिंक 2 to 3 मंथ्स फिर लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, चलिए मैं एक स्केल रखती हूँ 1 से लेकर 10 तक के, और जो पेन है जो है वो 20 से 25 साल लड़की को 4th स्टेज में हो रहा था, जो आपने कहा कि उसको सिर्फ पेन कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्ट किया जाता है। वो पेन कौन से स्केल में आएगा 1 से लेकर 10 तक के? आई थिंक 8-9, मतलब इतना शदीद Severe पेन है। और pain होता है। अगर हम पेन जो मैंने अपना स्केल रखा है वो अपने माइंड में मैंने सेट किया है कि जो 10 वाला नंबर है वो मौत के बराबर ही होगा, मतलब है बिल्कुल इतना ज़्यादा दर्द होता है, मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होता है। उसमें फिर ये कि हम बहुत ही हाई डोज मॉर्फिन वो वाले पेन किलर्स देते हैं, और दूसरा रेडियोथेरेपी दी जाती है फॉर पेनफुल बोनी मैट्स के लिए। तो फिर यही हमारे पास ट्रीटमेंट होता है अनफॉर्चुनेटली। तो वही दुख की बात है कि अगर इतनी आगाही देना, फ़ोन में रिंगटोन जब आप फ़ोन में लाते हैं किसी को तो सबसे पहले आजकल यही आता है कि छाती के कैंसर के बारे में आगाही दी जा रही है। तो इतनी आगाही देने के बावजूद भी मेरे पास मुर्शिद हॉस्पिटल में जो औरतें आती हैं वो यूजुअली स्टेज 2 या स्टेज 3 आती हैं। स्टेज 1 तो बहुत ही कम मैंने देखा है खुद अपनी प्रैक्टिस में। तो स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 में मेरे पास कॉमनली फीमेल्स आती हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ों को इतना डिले कर रही होती हैं, ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होती। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप एक ट्रीटेबल चीज़ को नहीं ट्रीट करा रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे ट्रीटमेंट के अंदर। गोले शाहरुखान जो कि शुमा इश्कुत के शी करा जैसे मैं शर जिसको कि अंची कोई तेग मा सानिहा बीता है, अंची कोई वेले बीता कि तेई करा कोई यक पेशेंट यत का यक मरीज यत का आयावती जो अस्ती इलाज कनेन के वासात का पता इलाज नहीं मैं अलदाता और पता थी के रात का उशी आऊँ यक मारा कहानी सुनाई थी कि शिकर एक जनी की यत का बीता जब इससे अच्छे 25 साल उम्र बीता और आप कैंसर है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है फर्स्ट स्टेज था बीता और जो इश्या गुश्ता की तरवती इलाज कनेनगी अनि नुकी तो फर्स्ट स्टेज है तो क्या तरवती इलाज कनेनगी तरह ई नादरा ये आम आशिद भले गुश्ता कि मरवा ओ वती लोगाची सलाह मशवरा काना काया पदा मिशी के 6 माह बाद अतका और अमी बीता है कि आइए जो छाती कैंसरी आइए पूरा हड्डियाँ नहीं था पहले था पदा अमी बीता है कि अमी बेसम के नीशी 4वीं स्टेज अंचो मैं डॉक्टर निदा इश्यगो किसी 4वीं स्टेज अमिशी के इशी पता कोई इलाज नहीं थी और 4वीं स्टेज है तो का जब ये दर्द चिकुशंती ये छाती कैंसर पूरे जिस्म में तो का पहली सक बाज दर्द का अंचो के माँ ये दर्द मुआयना करिए वैसा कि चिंचो ये दर्द शिद्दत चिंचो के गुड़मैया की स्केली गोश्त की यक्का से लेकर दादा के स्केली बनिंदा डॉक्टर निदायर को के ये जो अमा दर्द को जाम स्केल है तुका कहती शमनगो कि ये दर्द कहती नुआची अष्टमी स्केल है तुका जब इस मर्दमाना बई थे जो आज 4वीं स्टेज है तुका काया और ये ब्रेस्ट कैंसर आइए पूरे अड्डियाँ नहीं तुका पहली थी और आई कल दर्द कम कनगे वास्तव में आयर दवाई दई आयर चिगुशंती आई में इलाज कनी चिया कली दर्द कम कनी वास्तव में शर इंजेक्ट वगैरह जो शनि वती कुछ थेरेपीज वगैरह ही कनती कली दर्द कम कनी वास्तव में शे कि आ मर्द मौत इंतजार कनगे और जो स्केल है तुका में एर कुतगे स्केल है तुका जो दामी नंबर आ दामी नंबर जो दर्द है मौत दर्द बराबर नहीं गोड़श में बुस था कि जब मैं ये चीज़ें इलाज न करने गोड़े ये चिच्चो खतरनाक बनी थी कि 6 माह तो का जब आज जने कतकगा पहले स्टेज है तो क्या और 6 माह तो का इंचो जुत्ता ही कैंसर पहले था हमें बापता पदमती गपुत्राना बढ़ कनी डॉक्टर निदा में किरण निष्ठा डॉक्टर निदा मुझे बताएं कि 6 महीने में कैंसर इस तरह तेजी से फैल गया कि फिर उसके बचने के भी चांसेस नहीं हुए कि इसमें ये होता है कि कैंसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और यंग एज में यूजुअली जो हमारे पास कैंसर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि 6 महीने अगर एग्रेसिव कैंसर है तो उसके लिए इनफ है बॉडी में स्प्रेड करने के लिए। तो इसीलिए ये आगाही देने का मकसद यही है कि आप अर्ली ट्रीटमेंट अपना कराएं। अब ट्रीटमेंट में ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 2
में स्टेज 1 या स्टेज 2 में आ जाता है तो वी कैन गो फॉर सर्जरी फर्स्ट। और अगर जो है वो अगर हमें लगता है कि गिल्टी बड़ी है, बगल में फैल चुकी है या जल्द पर चेंजेस हैं, तो फिर हम उसकी पहले कीमोथेरेपी कराते हैं और उसके बाद फिर हमको कीमोथेरेपी किस तरह से होती है, आप उसको ज़रा बता दें। अच्छा, कीमोथेरेपी का एक बड़ा ही अच्छा रोल है और इससे ज़्यादा मतलब सर्जरी से ज़्यादा मैंने मरीज़ों को कीमोथेरेपी से डरते हुए देखा है और उनका बस ये होता है कि बाल गिर जाएंगे, उल्टी मतली, मुंह में छाले निकलना। जाहिर सी बात है कि है मुश्किल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट एक लंबा ट्रीटमेंट है, 9 to 10 मंथ्स, साल भर तक का ट्रीटमेंट है। और कीमोथेरेपी जो है वो भी 7 से 8 साइकिल्स जो दी जाती हैं वो भी हर एक साइकिल हर मंथ में दी जाती है, तो वो है नो डाउट एक डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट। बट कीमोथेरेपी से होता ये है कि कैंसर के वो सेल्स जो हम आँखों से नहीं देख सकते और वो खून के ज़रिए पूरी बॉडी में फैल चुके होते हैं या लोकली फैल चुके होते हैं, तो कीमोथेरेपी जाकर उन तमाम सेल्स को मार देती है। तो उससे बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। अगर हम सर्जरी करके अगर मरीज़ को उसके बाद कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं तो उसमें भी फिर ये होता है कि अगर कोई ऐसे खलिए रह गए हैं छाती में या बगल में या पूरे जिस्म में, तो कीमोथेरेपी उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है। और अगर हम मरीज़ को ऑपरेशन से पहले भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ट्यूमर का साइज़ इतना कम हो जाता है कि उसमें बाज़ दफ़ा छाती भी बचाई जा सकती होती है और बाज़ दफ़ा ये कि बहुत ऑपरेशन भी मुमकिन हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं होता कीमोथेरेपी के बगैर, तो कीमोथेरेपी देकर ऑपरेशन भी मुमकिन हो जाता है। तो कीमोथेरेपी जो है उसका बहुत ही अच्छा जो है वो रोल है और उससे जो है बिल्कुल डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो जिस तरीके से सिर्फ एक कैनुला लगा कर दवाइयाँ दी जाती हैं और उससे जो सारे बैड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। ड्रिप के ज़रिए आप लोग उसे इंजेक्ट करते हो, मतलब वो बाकी कोई जैसे मैं समझी कि ऑपरेशन की तरह कुछ ट्रीट किया जा रहा हो? कोई इन्वेजिव ये टेक्निक नहीं है, इसमें सिर्फ हमको कीमोथेरेपी की दवाइयाँ देनी होती हैं और हाँ उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत जो है बहुत ही बेनिफिट है। मतलब उसका ना, एक वो औरत जो कि अपनी कैंसर की सर्जरी करा ले लेकिन कीमोथेरेपी ना ले, उसके मुकाबले में एक वो औरत जो कि कीमोथेरेपी, सर्जरी, अगर रेडियोथेरेपी की नीड है वो, और उसके बाद में हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, तो अगर वो ये सारी चीज़ें अगर कोई औरत करती है तो उस दोनों ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ सर्जरी का रोल इतना नहीं है जितना साथ में कीमोथेरेपी का रोल है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो आप उससे नहीं घबराएं, बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी दी जाती है और ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो अगर वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स करती है औरत तो उसकी बड़े आराम से छाती भी बजाई जा सकती है। अब जो ये एक वो होता है कि अगर आपको छाती में कैंसर डायग्नोज हो गया है तो इट्स अ डेथ सेंटेंस, ऐसा नहीं है, बल्कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट है उसका। ना सिर्फ छाती बचाई जा सकती है बहुत सारे केसेस में, बल्कि जो है वो आप एक नॉर्मल जैसी ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। तो छाती के कैंसर से अब डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और इसका जो है वो 100% बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे बाकी कैंसर्स होते हैं लाइक उनमें अमूमन हमने ये देखा है कि बाल झड़ जाते हैं, पूरे सर के बाल झड़ जाते हैं, तो क्या चेस्ट कैंसर में भी ऐसा होता है बाल झड़ने वगैरह का? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में डायरेक्टली तो उसका कोई ताल्लुक नहीं बालों के झड़ने से। हाँ, कीमोथेरेपी अगर की जाती है तो उसमें कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे हेयर फॉल होता है। तो मैं नहीं समझती कि हेयर फॉल कोई ऐसा बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, और बाद में बाल दोबारा आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाद में बाल नहीं आते। एक दफ़ा बंदा इस ट्रीटमेंट को करा लेता है जो कि 8 से 10 महीने का एक ट्रीटमेंट है, तो उसके बाद बाल भी आ जाते हैं, ज़िंदगी भी नॉर्मल जैसी होती है। कुछ ऐसे आपको फॉलोअप्स पर रहना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है आपको कुछ अरसे बाद फॉलोअप के लिए जाना होता है। तो बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि हमें जो है हर महीने एक डेट फिक्स करनी चाहिए जिसमें हम अपने छाती का मुआयना करें, तो उसमें जैसे गिल्टी कितने साइज़ की होनी चाहिए जिसमें हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हाँ ये गिल्टी है? तो अच्छा, साइज ऑफ लम्प डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ योर एज, इज़ एनी रिस्क फैक्टर, कि अगर जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए कि उसमें आपका कोई भी रिस्क फैक्टर है आपके अंदर,
आपकी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर रन करता है, और अगर आपको कोई भी गिल्टी महसूस हुई है, चाहे उसका कोई भी साइज़ है, आपने किसी भी स्टेज पर उसको डायग्नोज किया है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि वो बेज़रर है या वो ख़तरनाक है। आप खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो साइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैसे साइज़ आपके लिए बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको गिल्टी फील हुई है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। बाकी आपको उसकी डॉक्टर की बात माननी है, जैसे भी वो कह रहा है आपको फर्दर अपना इन्वेस्टिगेट कराना है। बिल्कुल। जैसे कि आपने ज़िक्र किया था, अभी भी वो लड़की मेरे दिमाग में है, 20 से 25 साल आपने ये कहा था, और अमूमन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो 30 से अबव 35 से 40 के दरमियान की जो ख़वातीन है उनको होता है, पर वो 20 से 25 साल के दरमियान थी। क्या वजह थी उसको ब्रेस्ट कैंसर की? हिस्ट्री थी? हाँ, उसकी एक तो फैमिली हिस्ट्री भी थी और दूसरा ये कि नली पैरिटी थी उसकी, मतलब बच्चे नहीं थे, उसकी शादी को कुछ टाइम हो गया था, तो ये मुझे लगता है कि उसका रिस्क फैक्टर था। फैमिली में भी फैमिली हिस्ट्री भी थी उसकी, एग्जैक्ट उसको नहीं याद था कि क्या है, लेकिन उसकी मदर को था कि उनको किसी गिल्टी से उनकी डेथ हुई है। तो जो भी अब इस एज के मरीज़ हमें हिस्ट्री दे रहे होते हैं या ओल्ड एज हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो ज़्यादातर आपको कुछ मरीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट हिस्ट्री भी नहीं देते हैं कि भाई हाँ छाती का कैंसर था, डायग्नोज हुआ था, ट्रीट हुआ था। तो इवन मेरी एक मतलब एक मेट थी मेरे घर में, तो वो मुझे कहने लगी कि बड़े अरसे से मुझे ये गिल्टी महसूस हो रही है छाती में। तो मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसकी बगल में भी गिल्टियाँ थीं। तो और 1 आध साल बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई अनट्रीटेड एट होम। तो इस तरह से भी होता है कि लोग जो है वो कभी जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, कभी वो ही नहीं करते, बस उनको ये होता है हाँ गिल्टी है खुद ही सही हो जाएगी। सबसे पहले तो उनकी दुआ ये होती है कि वो खुद ही डिसअपेयर हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है, वो खुद से तो डिसअपेयर नहीं होगी जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर निदा, मैंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार अटेंड किए हैं, वहाँ पे अवेयरनेस के लिए ख़ासकर ख़वातीनों की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई थी उधर कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, अगर उन्हें हम ओवन में डालें, उनमें कुछ उबलती चीज़ हम खाएं फिर उनको यूज़ करें, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के ख़तरात। बिल्कुल हाँ, वही बात कि जो प्लास्टिक रीयूजेबल प्लास्टिक होता है ऑफ बैड क्वालिटी, वो बार बार ना सिर्फ छाती का बल्कि और दूसरी तरह के कैंसर्स के लिए भी वो प्रोन होता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। मतलब उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन हेल्दी लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हर वक्त बैठे रहना, ज़िंदगी में एक्सरसाइज का ना होना और जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना, ये सारे भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे हमने अभी तक हम सिर्फ ख़वातीनों की बात करें, अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो उनमें कितने केसेस रिकॉर्ड होते हैं? 1%, विच इज़ अ वेरी लेस फिगर। लेकिन ये कि अगर कोई आदमी भी अपनी छाती में कभी कोई गिल्टी महसूस करे तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाए। और ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर मेल में नहीं देखे। जब मैं अपनी ट्रेनिंग में थी तो हमारे पास एक मेल आया था और उसका हमने सर्जरी की थी और उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर का एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट है जो औरतों के अंदर है, वही सर्जरी, वही कीमोथेरेपी, वही रेडियोथेरेपी। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है जो मर्द हज़रात की जो शरह है वो सिर्फ 1% है? अच्छा, जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे औरतों के हैं। दूध का ना पिलाना, बच्चों का हार्मोनल एक्सपोजर जो ज़्यादा है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से, वो सारा फीमेल्स का है। और ऑब्वियसली मतलब जाहिर सी बात है कि ब्रेस्ट साइज़ उनमें रिसेप्टर ज़्यादा हैं, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी उनके अंदर ज़्यादा है। अच्छा, और जो जेनेटिकली हो सकता है मर्द हज़रात को ये? हाँ, सेम उनके अंदर भी फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छा हमने डिस्कस किया इस चीज़ को, और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें जो बहुत यादगार होती हैं। कुछ पेशेंट्स आपके पास आती हैं, वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें कुछ अपने एक्सपीरियंस। बहुत सारे हैं, जैसे हाँ एक फ़ीमेल थी, जब मैं रेजिडेंसी में थी तो मेरे पास आई। शी वॉज़ अ यंग ब्यूटीफुल पठान गर्ल एंड इसलिए मैंने बोला कि पठान की शी वॉज़, दे आर रियली ब्यूटीफुल पीपल। तो बहुत ही खूबसूरत थी, यंग लड़की थी बिल्कुल, और उसकी शादी होने वाली थी। तो वो मेरे पास आई और उसको ब्रेस्ट लम्प था, जो कि बेज़रर होता है लड़की, जैसे कि हम बताते हैं कॉमन हमारी सोच ये है कि लड़कियों में तो वो बेज़रर है, लेकिन उसका लम्प मोर देन 5 सेंटीमीटर था।
तो यंग फीमेल में भी 5 सेंटीमीटर के बाद हमारी इंडिकेशन होती है कि अब तो निकालना ही है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी सर्जरी होगी। खैर सर्जरी हुई और उसका जो डायग्नोज हुआ ट्यूमर वो फाइलॉइडीज था। जो फाइलॉइडीज ट्यूमर होता है वो उसके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, यानी वो बेज़र भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन भी हो सकता है और ख़तरनाक वाला भी हो सकता है। तो उसका जो था वो फाइलॉइडीज था। तो मैंने उसको समझाया कि अगर ये दोबारा होगा तो ये ख़तरनाक होगा और तुम्हें मेरे पास आना है। अनफॉर्चुनेटली उसको 6 महीने या साल भर बाद ही दोबारा हुआ, वो मेरे पास आई और उस वक्त उसकी शादी बहुत करीब थी। तो अच्छा, दूसरी बार में इंडिकेशन होती है छाती निकालने की। तो उसने मुझे बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो छाती नहीं निकलवानी, ना आप कुछ भी करके मेरा ये कैंसर बग़ैर उसके ट्रीट करें। तो मैंने कहा कि नहीं, जो प्रोटोकॉल है वो तो है, मैं तुम्हारी जान से तो नहीं खेल सकती। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही है तो तुम जाओ शादी करके वापस आओ और फिर तुम वो करो। खैर वो गई, तो वहाँ पे जब वो वापस शादी करने गई तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया शादी करने से। तो बड़ी डिसहार्ट मेरे पास वापस आई और उन्होंने कह दिया कि नहीं आप पहले अपना जाओ कैंसर का इलाज कराओ। फिर खैर उसकी मेस्टेक्टमी हुई, उसको वही आया मैलिग्नेंट फाइलॉइडीज़ और बहुत डिसहार्ट वो मरीज़ थी। और उसके घर वाले बड़े अच्छे थे, वो उसको समझाते थे कि अगर तुम ज़िंदा रहोगी तो जाहिर सी बात है कि फिर शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है। और मुझे एक एग्जांपल याद है, जो उसका भाई जो कि एजुकेटेड नहीं था लेकिन उसको समझा रहा था बिठा के कि देखो अगर गाड़ी में जा रहे हो एक्सीडेंट हो जाए और हाथ कट जाए तो कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो उसी तरह ये जिस्म का तुम्हारे एक ऑर्गन है और अगर ये कट रहा है तो इसमें कोई बात नहीं। और इसमें आपके बहुत अच्छे दूसरे तरीके के फ्लैप के ऑप्शंस, आप आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बना सकते हैं, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल तो है। तो ये पेशेंट मुझे याद रहती है हमेशा। बिल्कुल जो है वो डॉक्टर्स को हमेशा अपने कुछ कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा याद रहते हैं। इसी तरह जैसे कि शादी का जिक्र हुआ तो बहुत सारी जैसे यंग लड़की जो होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट भी हो जाती है उनकी। फिर ये है कि लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि इसको कैंसर हुआ है तो हम इससे शादी नहीं कर सकती या इसकी शादी नहीं हो सकती। तो आप इस हवाले से ज़रा बता दें। अच्छा, वही बात कि अर्ली डिटेक्शन, तो जल्दी डायग्नोस हो गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, शादी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल जैसी ज़िंदगी हो सकती है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर आप ये सोचें। और अगर हाँ ऑब्वियसली स्टेज 3 या स्टेज 4 पे डायग्नोज हो रहा है तो ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी बचाना फिर मुश्किल हो गई है, तो फिर बाकी चीज़ें तो फिर सेकेंडरी हैं, शादी बच्चे। तो पहले तो इंसान खुद सर्वाइव करे, हेल्दी ज़िंदगी जिए, तो ज़ाहिर है फिर बच्चों का भी बाद में हो जाएगा। जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने कहा कि वो जो पठान लड़की आपके पास आई थी उसी तरह बहुत सारी ख़वातीन आती हैं। एक तो अगर मैं बोलूँ जाल बोलानी तो कभी मसले की होती उम्र टप्पी ना, एज नहीं बताती और नहीं बताती और अगर पूछो तो बेटी है या बेटा साथ में होगा, वो 15 साल का, खुद 18 साल की। ये बड़ा प्रॉब्लम है। दरअसल हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 15 बोलो, आप 20 बोलो, आप 5 बोलो, हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि उनका ट्रीटमेंट, उनकी इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल बदल जाती हैं। 40 साल की उम्र की बात क्या हो तो हम मेमोग्राम एडवाइस करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट डेंसिटी का इससे ताल्लुक़ होता है। जितने हैवी डेंस ब्रेस्ट होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड होता है और जितने इस तरीके से एज बढ़ती जाती है और ब्रेस्ट अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करता जाता है तो उसमें फिर आप मेमोग्राम एडवाइस करते हैं। कुछ बीमारियां जो हैं वो अल्ट्रासाउंड पे अच्छी पता चलती हैं, कुछ मेमोग्राम पे अच्छी पता चलती हैं, छाती की ही। तो इसलिए बस एज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, नहीं तो आप 50 के बनो तो हमें कोई अगर मैं बोलूँ कि बड़ी बड़ी अम्माएँ हैं फिर भी वो 20 से 18 साल की होती है, फिर मैं पैदा नहीं हुई। exactly. यही मसला होता है। और आज में ये जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के दिन जो हम इसको सेलिब्रेट करें, प्लीज़ अगर हम लोग एटलीस्ट दूसरी जगह ये छुपाएं तो छुपाएं, पर डॉक्टर से ना छुपाएं, क्योंकि वो देख के उनको पता चल जाता है कि उनकी एज क्या है। तो शर्मिंदगी का बाइस ना बने, प्लीज़ अपनी उम्रें ना छुपाएं और सच बोलें। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं अपनी एज कम बताऊँ या ज़्यादा बताऊँ, वो तो दवाइयों के ज़रिए मुझे ट्रीट करते हैं ना कि क्या एज है मेरी और मुझे किस एज में कौन सी दवाई लगेगी। तो प्लीज़
ये है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप कम बताएंगे तो आपको कम उम्र वाली दवाइयाँ दी जाएंगी जो आपके ऊपर शायद इतनी जल्दी असर ना करें। तो आप प्लीज़ अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि वो किसी को नहीं बताएंगी, उम्रें अपनी बराबर ही बताएं, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर कभी मैं ओपीडी वगैरह गई, वहाँ पे बहुत सारी जो है ख़वातीन होती है, मुझे अगर मैं बोलूँ पर्ची बनाने के लिए, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उसको लेकर गई थी, हम ऑन ड्यूटी थे, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उसको लेकर गई जिना ओपीडी में उसको लेकर गई इमरजेंसी में। तो मैं इमरजेंसी में, ओपीडी में नहीं, इमरजेंसी में लेकर गई। तो वहाँ पे अम्मा है, वो बाकायदा उसको ना, वो क्या कहते हैं उसे, एक स्टैंड होता है, व्हीलचेयर? नहीं, वो सहारा, वो एक पकड़ते हैं उसे, तो आप तो बलोची में उसे सहारा ही बोल, वैसाखी, वो वैसाखी लेकर, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, वैसाखी बैसाखी लेकर वो चले और वो काउंटर में जाके तो उसे, अम्मा अपनी उम्र बताएं, अम्मा 30 साल की है। मैं हैरान ने बोला, अम्मा आप कहाँ से 30 साल की लग रही है? अम्मा आप अपनी उम्र सही बताएं। नहीं मैं 30 साल की हूँ। अम्मा आप सही उम्र बताएं, क्या है? नहीं 30 से ऊपर नहीं आ रही अम्मा। ये हुआ जब काउंटर वाला है उसे पर्ची मुझे दी, जब मैंने पर्ची में लिखी तो उन्होंने 60 साल लिख दिया। कि अम्मा ने अपनी उम्र आधी बताई। वैसे तो देखिए एज पर्सनल मैटर है उनका ना, वो जितनी भी बताएं, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ थोड़ा सा बॉदर ये होता है कि आपकी सही एज से आपकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करानी है या ट्रीटमेंट है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो अपनी एज करेक्ट बताएं ऑब्वियसली। और यही चीज़ें फिर वो अपने बच्चों के एज भी, अगर मैं कहूँ कि वो सही नहीं बताती, जो अमूमन बतानी चाहिए, कि अगर हम देखें, अगर 12 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो तो फिर उसको चाइल्ड वार्ड में नहीं भेजा जा सकता। तो यही वजह है कि मैं बोलूँगी प्लीज़ अपनी एज ना बताएं, अपने बच्चों की एज तो सही बता दें। तो ये चीज़ है। तो हम अपने टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। वशत के मनी वशी गोले चारों का अंशु शुम जान था यकनदी पदा गोशियाँ कि माँ मर्ची सेलिब्रेट करनी को जाम रोचा शुमार गोश्त भी, ये जो हमारे ये पिंक रिबन लगे था, ये पिंक की रिबन है, गुलाबी रिबन ची अलामती माँ मर्ची सेलिब्रेट करने गई ब्रेस्ट कैंसर, छाती कैंसर, सीने कैंसर अवेयरनेस हवाले अच्छी सरपदी हवाले अच्छी मैं मर्ची की मरागशी और मैं मरागशी तो का ऑलमोस्ट दूरसी चीज़ानी बाबता कि 6 वर्ड बई थे ब्रेस्ट कैंसर शी अलामत छिया ए चू डायग्नोस बई थी शी 6 वड़े इलाज बई थी शी 6 स्टेज असां चूँकि मैं डॉक्टर निदाय हमारे सरपरी दादगुशी शी 4 स्टेजेस में, पहला, दूसरी, सेमी और 4वीं। और आइए अलावा कि ये को जाम एज तो का बई थी ख़वातीन आने तो का जाल बोलाने तो का ज़्यादा ही अगर माँ चिगुशनते मर्द हजरात मुकाबला बिकनी मर्द हजरात तो कल यक अगर मोशत दरसद और जाल बोलाने तो का 9% इसी भी बाज़ी वजूहात हंसता, इसी बाज़ी सबब हंसता जो मैं डॉक्टर निदाय हमारा सरपदी दात ए मामले यानी माँ गब जना डॉक्टर निदाय कह रहा कि इसी कह रहा बलूचिस्तान अच्छे जाल बोल कायन थी कि इन्ना बलूचिस्तान जाल बोलाने बाबता हमारा कमो वोगो क्या ये कह रहा केसेस हथगा 6 बड़ी केसेस बिकता। डॉक्टर निदा आपको समझ तो आया होगा कि मैंने क्या कहा है। आपने ये बोला कि बलूचिस्तान की औरतों में भी जो है वो ये कैंसर है ऑब्वियसली, और हमारा जो मुर्शिद हॉस्पिटल है वो बिल्कुल हब रिवर रोड पर है, तो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है बेसिकली। तो हमारे पास बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं, और जिसमें औरतें ज़ाहिर है ना सिर्फ ये कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ बल्कि छाती के और दूसरे मसाइल के साथ भी हमारे पास आती हैं। तो अवेयरनेस की वहाँ पे तो बड़ी कमी है, और जो है वो यही मैं कहूँगी कि अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप मुर्शिद हॉस्पिटल में आ सकते हैं, और हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली हम OPDs भी फ्री कर देते हैं गरीब मरीज़ों के लिए, और सर्जरीज़ आगे का ट्रीटमेंट अगर हमारे पास PWA जो है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो हमारे CEO साहब डॉक्टर काशिफ ने ऑर्गेनाइज़ की हुई है, तो वहाँ उसके थ्रू हम पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी
इंसान ये सोच कर कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अपना इलाज नहीं करा सकता, तो वो मुर्शिद हॉस्पिटल आ सकते हैं और ये हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको वहाँ पे कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही जो है खूबसूरत बात आपने कही है और यही काम है गुलचारों मशकुत के शानी जो हॉस्पिटल या पूरा बलूचिस्तान और सिंध बलूचिस्तान बॉर्डरी और जो सी गुशी की शुमाउदात का नेता अर्स मरतब में अफोर्ड नका और आई कुमक भी अवदा करती बा शरीक गप्पी को थी और मना बा शर लगे गुड़ बेचा ये जो अगर मैं गुशा कि सीने कैंसर इशिया ची अगर शुमा इशी फर्स्ट स्टेज है तो कहता या सेकंड स्टेज है तो कहता शुमारा खबर नहीं है चीज़ा अगर शुमा होती सीने तो को कोई भी तब्दीली चाहता कि ये चीज़ अस्ती गुड़ प्लीज़ 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 ये चीज़ां जो कसान मजीरता डॉक्टर के रब बुरुएता कोई भी जो अस्ती अगर शुमे के नज़दीक हॉस्पिटल या अमूदा बुरुएता कि अगर अमचो डायग्नोस बीत अगर डायग्नोस बीत इके चिगोशंती सीने कैंसरी गोड़ शुमा शर्री हॉस्पिटल बुरुएते जैसे शौती हॉस्पिटल नामदा जो बलूचिस्तान बॉर्डर नहीं मगई और अवदा शुमा शोत का नेता अगर शुमा फूड नक नेता में मुफ्त इलाज बई थी अगर मोशा कि ज़्यादा तकलीफ और कली मेरे के इंतज़ार कनगा ची बेहतरी कि कैंसर चेस्ट कैंसर है फर्स्ट स्टेज है तो काई शी इलाज बिक नहीं था और जो अर्च कारी अर्च चीज़ें अर्च एडवाइस अर्च करनी शुमारा डॉक्टर दा शुमारा आइए सरा अमल कनगी वत शुमारा मगोशा अकीम और बाकी दिगे इलाज कनेगी नए जैसे अगर मचारे के कसानी मारे या गुक के दर कहती या कसानी अगर मैं बोशा पिंपले पैमी दिगे मारा चीज़ें दर कहती दाना गोशंती दाना की दर कहती दस्ता दर कहती दिगी जाके दर कहती अगर ये अमी अमी बड़े चीज़ शुमा होती सीने तो का गेंद कहता कि ये चीज़ अस्तांगोड़े शम मछड़ी नेता बजाय शुमेशियारा लूगी दवाओं दरमान पेस्ट वगैरह जनगे इशियारा मज़ीद ख़राब का नेता इशे बेहतरी के शुमा या डॉक्टरी के रे बुरे और ये मुआयना भी करवाए थे कि ये ची वजह भी था ज़रूरी नहीं कि दूर से जो अस्ती गो गिल्टी वगैरह ये द्रो जो अस्ती ब्रेस्ट कैंसर ही जो शीन बेबा देखे वजूहात भी शी बयान थी भले ये नहीं कि शुमा ये चीज़ा बिछड़ी ने शुमारा मामी गोशा कि शुमा डॉक्टर के ज़रूर बुरुएता चाहिए कि जब शुमारा गो मामी गप्पा वापा का ना कि अमा 20 से 25 साल जने के बाबत हमारा गोश्ती कि आद कगाब ये नु कि फर्स्ट स्टेज है तू कया कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है फर्स्ट स्टेज है तू कया ये रोशती कि तो इलाज पे का तो शर्ब है अगर तो फर्स्ट स्टेज है तू कह पदे अमशा इगो के मलूगा रवा डिस्कस करा पदा कहाँ है पदा आज शशमा आबादत शशमा चिच्चो की हरनी मारे साल रूचानी खबर भी नहीं कि मंचू चमा बंद करनी और पच करनी अब तक ये रहो चमा बंद करनी और पच करनी अच्छो लगी कुर माई ग्वस्त साल रूचानी मारे खबर न भी गई कि चू रहो गए चू घस गए शश माए तुका जब आज जने कुआपात का मी बेसम डॉक्टर अमी गुशके कि आ काली होती मेरे के इंतज़ार करेंगे मेरे के वास्ता उसी मेरे का पहले जब ना दर्द बह गई मैंने दर्दा कम बिकने था अगर शुमा गेंदे था कि शश माए तुका चीवड़ ये चिंचो पहले गई दौर से मर्दमानी वती वती अगर मैं गप बेचना के स्टेजेस बहन थी उम्र मुताबिक कि आई कैंसर छी पैम नहीं भले ये दौर से चीज़ानी अगर मोशा में डॉक्टर वशी सर सरपदी दाता गुड़ा अगर शुमा जैसे देखिए गप्पे भी होती बात शरे गप्पे कि शुमा माए तुका यक रंदे यक डेट मुकर्रर बेकने था जैसे शुमा माए अवली तारीख मुकर्रर को या मर्ची चिच्चो तारीख शुमा मर्ची की तारीख मुकर्रर को जैसे मनी मरागा शा चार गए था बुरुएता होती जो अस्ती छाती इशी मुआयना बेकने था कि छी बड़े और दी में अमी तारीख का यक तारीख मुकर्रर बेकने था ये चीज़ें तो का अगर मैं बोशी कि मैं इशिया चू बेकनी मारा लज कनगे मारा एक कनगे आ कनगे मेरे गच लज मोशे मेरे गच लज कने तो शुमा ये अगर मैं गोशा कि शुमा मेरे की वालियता दीमा अगर ये चीज़ शुमे तो का अस्ती और शुमा गोशे कि मेरे गच बेहतरी के मोती चाहती है मुआयना वत बिकनी लच्चे गप्पा लज्जी मैंने ये समझा नहीं कि शुमा डॉक्टरानी के लच करने था जो वह तक जाल बोली वैसे इलाज है तो का कोई भी कसी भी लज मका जैसे बाज़े मर्दमाना मसला बैठी कि बासे जा गया मेल डॉक्टर सा कि माँ अवदा वती जालबुला रवान नदी के अवदा मेल भले शुमा बेचारे था मर्च की मोती मरागश तो का भी एक जालबोले आरता नादीन था जो आप शर्री सर शुमारा ए बाबत सरपदी दंती मैं डॉक्टर कसी भी मैं मचारे के ए जालबोले या ए मर्दी मैं बेचारे कि आ डॉक्टरी
और पमिश्का की मर्ची मोती मरागशत का एक जाल बोले आरता नादीनता इस अजनचे पहला जाल बोले आइए बाद डॉक्टर और शुमारा ही शर्री बाबता ही सरपदी दंत और शबाज शर्री सरपदी दाता और जो निश्ता में मरागशत का दौर से अल्फाज क्लियरली इस्तेमाल करेंगी शी का चे गप्पे शर्मी शुमा गवती छाती मुहाइना बिकनेता यक्की माए तुका या यक्के डेटा मुकर्रर कने ई माया चारे शुमाइंदगी माया मी डेटेड का बेचारे थे शीत को खयारा खबर बेगी शुमा ई कारा कन गए था अगर इन केस शमे छाती तुका सीने तुका बगले तुका कोई भी एक दान की कोई भी एक गिल्टी शुमारा नजर अतक गोड़ शुमा प्लीज 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 डॉक्टरानी के रबरूता मतोर सेता लज मकनेता बाजी अगर शुमारा मसला बैते के मर डॉक्टर असना माँ यानी कि रशोत नकनी माँ गपुत्रान कोत नकनी आयना होती मसले गोश्त नकनी अमी बाबता मर्ची की मैदा जो अस्ती फीमेल यकजाल बोले आरता नादीनता जो शुमारा वशी सरपदी देगी और ऋषि भी हॉस्पिटल अस्ते जो बलोचिस्तान करीबी शुमा अवदा शोत कने ता अंचे बाजी जालबुल अस्ता बलोचिस्तान भी अंचे बाजी हॉस्पिटल अस्ता जो उदा जालबुल अस्ता जालबुल डॉक्टर ऐसे शुमा आयनी के रशोत कने ता और लज मकने ता प्लीज़ मो पदौती गपुत्राना में बाबता पढ़ जा करें मैंने कहा कि शर्म नहीं करनी है बिल्कुल भी जो मैं बोलूँ कि आप ना देखें कि ये मर्द है या ये औरत है डॉक्टर डॉक्टर ही है नो डाउट बिल्कुल। तो दूसरी बात ये कि हमारे पास फीमेल सर्जन अब बहुत अवेलेबल हैं तो अगर आप चाहती भी हैं कि आप फीमेल आपका मुआयना करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप फीमेल सर्जन के पास बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैंने कही कि बहुत सारे लोगों को जो है वो मसला होता है अमूमन है ये कि पर्दा करना होता है सबको इसमें तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो फीमेल डॉक्टर्स हैं और मैंने ये कहा कि इसीलिए आज जो है समझाने के लिए अवेयरनेस देने के लिए हमने एक फ़ीमेल डॉक्टर जो है पहले भी आई थी और आज वापस हमारे प्रोग्राम में आई है तो उनको बुलाया जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। तो हमने ऑलमोस्ट जो मैंने पहले ही कहा था कि हमने पूरा जो है वो डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छी अवेयरनेस हो गई पर अब ये कि हमारे पास जो है मैं चाहती हूँ कि हमें और टाइम मिले तो मैं चाहती हूँ कि आपका एक मैसेज हो जो वो है आज का हमारा दिन पूरा अवेयरनेस का दिन है जो हम सेलिब्रेट करें अपने प्रोग्राम में एक मैसेज। बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की तो मैं उसको समराइज़ करूँगी और मैं ये कहूँगी कि जो टेक होम मैसेज है आज का अगर आज के शो से हर जिस औरत ने भी ये प्रोग्राम देखा हो वो अपने मोहल्ले में जाकर अपनी दोस्तों को अपनी फ्रेंड्स अपनी बहनों को अगर छाती का मुआयना सिखा दे किस तरीके से जैसे कि मैंने आज बताया कि सिर्फ आपको अपने हाथ से अपनी छाती को दबा के और दबा कर देखना होता है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है कोई गिल्टी नहीं और साथ में बगल का मुआयना करना होता है आईने के सामने आपको खड़े होकर ये मुआयना करना होता है ताकि आप देख सकें कि जिल्द पे कोई चेंज तो नहीं या कोई साइज़ में कोई चेंज तो नहीं है। तो अगर आप ये मैसेज कि किस तरह से मुआयना कर सकते हैं दूसरा ये कि अगर डॉक्टर के पास कब जाना है जो सारी बातें मैंने बताई तो अगर एक औरत अगर आज एक और औरत को भी बता दे और वो आगे ये मैसेज फॉरवर्ड कर दे तो हमारा मैं समझती हूँ कि आज का जो मकसद था वो पूरा हो गया। और मैं औरतों को यही बोलूँगी कि अब जबकि हमारे पास फ़ीमेल सर्जन की फैसिलिटी मौजूद है और आप लोग सब मुर्शिद हॉस्पिटल में आ सकती हैं या और भी जगहों पे फ़ीमेल सर्जन्स मौजूद हैं तो आप लोग लाजमी जो है वो फ़ीमेल सर्जन्स के पास जाएं अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई मसला है और एक सिक्स सेंस होती है ना वो आपको बता देती है कि हाँ ये मसला है और वो तब आप तभी पिक करेंगे जब आप अपना रेगुलर मुआयना करेंगी। एक औरत जो होती है वो 13-14 साल की उम्र से 40-50 साल की उम्र तक अपनी छाती के डिफरेंट स्टेजेस में होती है। पहले छाती का बनना फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी फिर उसके बाद दूध पिलाने वाली जो माँ होती है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता माहवारी आना और वो तो ये एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इसमें छाती में डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं वो आप तभी पिक कर सकती हैं जब आप उसका मुस्तकिल मुआयना करेंगी कि कौन सा जो है वो एक नॉर्मल छाती है और कौन सी आपको ये नई गिल्टी महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लंपी ब्रेस्ट होते हैं उनमें हमेशा उन्हें लम्प्स फील होते हैं तो आप वो तभी पिक कर सकती हैं जब आप अपना रेगुलर मुआयना कर रही होंगी। बिल्कुल वरना तो आपको हर बार लगेगा कि आप 6 महीने बाद मुआयना करेंगे अरे ये तो नई गिल्टी है तो इस तरह से आप मिसगाइड भी होंगी। तो अपना कंटिन्यूसली मुआयना करें और मुआयना गाइड करें दूसरे लोगों को। एक अच्छी बात बताना सदका जारिया है तो आप ज़रूर दूसरे लोगों को भी गाइड करें अपनी दोस्तों को गाइड करें और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपका डॉक्टर आपको किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है तो उससे मत घबराएं।
मेमोग्राम से औरतें बड़ा घबराती हैं, थोड़ा सा पेनफुल इन्वेस्टिगेशन है, छाती की बड़ी एक्सरे फिल्म है। तो और अगर आपके घर में कोई भी 45 से 50 साल की औरत है और अगर आप कोई भी उसका हस्बैंड, फादर, कोई भी ये शो देख रहा है तो ज़रूर आज अपनी औरतों को लेकर जाएं और इस मंथ को एक जिस तरह सेल लगती है ना उस तरीके से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इस वक्त हर जगह पे मेमोग्राम पे 50% ऑफ, 30% ऑफ जो है वो लगा हुआ है। तो आप ज़रूर जाएं, आप अपने घर जाएं, अपनी अम्मी का मेमोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी दादी, नानी, फूफी जिनका भी है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम ज़रूर कराएं। स्क्रीनिंग मेमोग्राम से मैंने खुद बहुत सारे कैंसर्स पिक होते हुए देखे हैं और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट लेते हुए मरीज़ों को देखा है। तो आप ज़रूर जो है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराएं। तो अगर इससे किसी भी औरत को, एक भी औरत को अगर आज फ़ायदा हो गया तो हमारा मकसद आज का अवेयरनेस देने का वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। तो सबको मैं यही कहूँगी कि छाती के कैंसर से मत घबराइए, मत समझिए कि एक डेथ सेंटेंस है, अगर हो गया है तो अल्लाह ना करे मरना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब जबकि इतनी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ चुकी हैं, छाती बचाना भी मुमकिन है और अच्छा ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। और जिना सिविल जैसे अस्पतालों को, अपार्ट फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल, वहाँ तो आप आ ही सकते हैं, जिना सिविल जैसे अस्पतालों को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, वो भी बड़े अच्छे अस्पताल हैं। मैं जिना की ट्रेंड हूँ, हमारे पास जब भी कोई ओपीडी में पेशेंट आता था हमारे पास उसी वक्त फैसिलिटी की होती थी बायोप्सी की, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसी वक्त उसकी बायोप्सी किया करते थे। मुझे याद है कि पूरी ट्रेनिंग हमने ब्रेस्ट ओपीडी में फ्री ऑफ कॉस्ट बायोप्सी की है, जो कि प्राइवेट अस्पताल में ऑब्वियसली बहुत महंगी है, मरीज़ डर जाता है। तो आप जो है वो सबसे ज़्यादा तो वो इससे ही डरता है कि ओ अब पैसे इलाज पे कितने खर्च हो जाएंगे। तो आप कम से कम इस वाले फैक्टर को हटा दें, ये जो पैसे वाला फैक्टर है कि मुर्शिद हॉस्पिटल में और जगहों पे इस पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रही हैं। तो आप जो है वो निकलें और अपना इलाज कराएं। एक दफ़ा आप खुद हिम्मत करेंगे, आपके घर वाले भी आपका साथ देंगे, अल्लाह ताला भी आपको हिम्मत देगा। तो मतलब अगर आप खुद फाइट करेंगे, जैसे मेरे पास एक पेशेंट थी कैंसर की, उसको रिकरेंस हुई, यानी दोबारा हुआ 5-6 साल बाद आफ्टर ट्रीटमेंट। तो उसने मुझे बताया कि मैं हर रात सोने से पहले अपने आप को ये बोला करती थी कि अब अपने जिस्म के सेल से बातें करती थी और उनको बोलती थी कि देयर आर सम बैड सेल्स इन आवर बॉडी और हमें उनसे फ़ाइट करना है। और वो कहती थी कि रोज़ मुझे इससे इतना एनर्जी मिलती थी इस चीज़ से, जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअल होना, अपनी सोल से बात करना। तो इस तरीके से आप अगर आप में हिम्मत नहीं है तो अपने आप को हिम्मत दें, अपने आप को बोलें कि नहीं, आई एम अ ब्रेव वुमेन और मेरे अंदर हिम्मत है। क्योंकि अगर आप ठीक होंगी आपका पूरा घर ठीक होगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप ही कम हिम्मत होंगी, आप ही अपने आप को ट्रीट नहीं कराएंगी, तो फिर आपके बाद तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली फिर कैसे रन करेगी। बिल्कुल। तो ज़रूर आप जो है वो बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दम दुरूद करें, सूरह रहमान सुने, पढ़ें, अपने घर में चलाएं, उस अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। दम दुरूद के साथ अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। ये मेरा आज का बिल्कुल, मैसेज है। बहुत खूबसूरत बात की और बहुत अच्छे से आपने मैसेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है हमारे प्रोग्राम में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो है अगर मैं बोलूँगी, एक ख़ातून बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह। और आपने जो है वो अपने सादा अल्फाजों में इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छी अवेयरनेस थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोले चारों का मैं मर्ची की मरागशी मोलो मुराची बीता जो मैं मर्ची की गेस्ट हमारे ई बाबत सरपदी दात और एक वशी गप्पी होती कि मैं मर्ची की मरागशित का अमिचो गपुत्रान बीता अमिचो सरपदी शुमार मिलते में मरागश चार गए था अमी गप अमी सरपदी शुमारा दीमा भी देगियाँ और दीमा भी शुमा अमी गपुत्रान बिकनता अगर शुमे गुमा ये गप से ही वड़ा डिलीवर नबा गोड़ा मैं मर्ची की मरागश बीता अगर शुमेशी यूट्यूब अच्छे चार गए था गोड़ शमेशी यूट्यूब लिंक का भी शेयर कोत करने था मर्दुमारी गुमा कि आहम ए चेगोशंती मराकश बेचारा और आया भी इबाबत सरपदी में मिली, इबाबत अवेयरनेस भी मिली। अगर मर्द हजरात मना चाह रहे हैं गोड़ शुमा ए जो से मराकश लिंक का शुमा शेयर कोत कर लेता वती लोग वालिया निगमा वती लोगी गमा वती ग्वार मा दूर से फ्रेंड्स असा शुमे अमाई निगमा मजो जाल बोला आई निगमा शेयर कर गया और अमा मर्द हजरात जो ये मराकश चाह रहे हैं आया ना भी सरपदी मिल लेता कि ये वजूहात अस्ती शिये अगर शिये चिगुशंती इलाज भी अस्ती अगर शुमा इशी अर्ली टाइम जैसे फर्स्ट स्टेज है तो कई
शुमेशी इलाज करवाई ने गोड़शी इलाज बेती गोड़ शुमा प्लीज़ अगर शुमे जाल बोला ने कई पेमी चीज़ें डायग्नोस बेती अगर हम शुमे गुमा शेयर करना ये चीज़ा शुमा मना मकनेता सर्जरी वगैरह ची बाकायदा शुमा ये हिम्मत बेदेता कि एच न बीती और सर्जरी बेकनवाई तब बाजी शी जो अस्ती इलाज वगैरह अस्ती जो शुमे शेयर एटलीस्ट डॉक्टर केरा बेबरेता जो आवत चारती मुआयना करती शेयर सर्जरी बेती एक थेरेपी बेती ची न बीती अमी चो कड़नी शो मारा दंती हमेशा अमल कनगी बस माँ उम्मीद हुआ कनी कि जो अस्से अल्लाह पाक दोरसाना सेहत तंदुरुस्ती बेदा और ई पैमी नादराई कसी सराम थी और अमा मर्दम जो ई नादराई आमा चामा मर्दमान सर ई नादराई वजिए गुड़ आईनी वास्ता हम दुआ कनी दुआयं को मरे ई चीज़ सर अमल भी कनगी के मर्ची के माँ जो थी मरागश शारता में मरागशत का अमित चो इल्म अमित चो सरपदी मार रसता है शमा यकनंदी पदा गोश गया ए शमा शिंग बिकनी मर्दमानी तक शब रसी नहीं अमी गोड़ में मर्ची की मरागश मोलो मुराद भी और मैं मर्ची के जो अस्सी रोज जैसे मैं एक पिंक रिबन लगाई तई गुलाबी रिबन लगाई था अमशी मोलो मुराद भी अमशी के मैं मर्ची अमित चो गपुत्रान और अमित चो सरपदी इश्क तगी और मारा अमित चो सरपदी मिलता शमा दीमा भी शेंग बेकनी दीमा भी मर्दमाना बहुशिक एक चीज़ असना शुमे में मरागशा भी दीमा फॉरवर्ड कुछ कने था अगर शुमे उछते के डॉक्टर बाजी इस सरपदी सर समझें तगा डॉक्टर निदा में करत का इशी में यकरंदी पदा वती चैनल थ्रू ती वशंती मिन्नतवार कना के अतक में मरागश तुकौर मारा बाज वशी सर सरपदी दाते गोले चारों का नू में मर्ची के मरागश बुता हलास नू शुमार देगी ती होस्टर इजाज़त अंचुमा दुआओं ती मरागश स्टार्ट को दुआओं ती मरागश मलास कनी वश पे बातें खुश बातें शगनत पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बाद।